अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ, मैं हूं मोनालिसा। हमारे समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। जितनी महत्वपूर्ण भूमिका उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। खासतौर से किसी बड़ी घटना के दौरान ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मीडिया का काम आमतौर पर किसी खबर या घटना को पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचा देना है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान मीडिया ने अपना दायरा बढ़ाया है। खासकर टीवी पर जो लंबी लंबी बहसें होती है, उस पर कई बार जनता की ये शिकायतें होती हैं कि मीडिया अपनी कवरेज में किसी एक पक्ष की तरफ से बोल रहा है। कई बार तो मीडिया किसी मामले पर जज की भूमिका निभाता हुआ भी महसूस हुआ। किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखा गया। आज की इस विशेष पेशकश में हम किसान आंदोलन के दौरान मीडिया की भूमिका पर चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि 2 महीनों के दौरान, आंदोलन के दौरान और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया है। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे किस तरह से कवर किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक वर्मा, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तीनों मीडियम का एक बहुत ही लंबा और अच्छा अनुभव है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश योगी, लंबे समय से मीडिया से जुड़े हुए हैं, साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री रामकृपाल सिंह भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 5 जने के संपादक श्री हितेश शंकर। किसान आंदोलन के समय में खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आजकल काफी बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों की जो भूमिका है वो आपको खासतौर पर किस तरह की नजर आई है? देखिए, किसान आंदोलन की अगर आप शुरुआत देखिए तो वो ऐसा नहीं है कि वो पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने से ही चल रहा है जी। किसान आंदोलन शुरुआत तो लगभग पिछले वर्ष अगस्त से सितंबर से शुरू हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके किसान आंदोलन जिस प्रकार से बढ़ा, उसमें बहुत बड़ा एक रोल जो था वो डिजिटल मीडिया का था जी। डिजिटल मीडिया में जब लोगों ने, यानी किसानों ने, ये देखिए कि किसानों ने खुद अपने डिजिटल मीडिया को हैंडल करना शुरू किया, और उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल बना लिए, फेसबुक पेजेस बना लिए, यूट्यूब चैनल्स खोल लिए जी। और उस पर सारा आंदोलन, उन्होंने अपनी सारी जितनी भी खबरें थी किसान से, आंदोलन से जुड़े, वहाँ पे वो उन्होंने इस बात की शुरुआत करी। ठीक है। वहाँ डिजिटल से वो फिर धीरे धीरे टेलीविज़न में और अखबारों में उसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल में चीज़ें वायरलिटी में बहुत होती हैं जी। और वायरलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत डिजिटल की है कि डिजिटल में ये बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि ये इसके वेरीफाइबल
कितनी चीज़ें हैं, कितनी क्रेडिबल चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ हर प्रकार की चीज़ें हैं। अब अभी अखबार और अभी टेलीविजन में चूंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टर है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कम से कम अखबार और टेलीविजन में बहुत ज़्यादा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत सारे हैं जो इंडिपेंडेंट है, जिनमें कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, खबरों की वेरिएबिलिटी नहीं है, लेकिन वो खबरें जो वेरीफाइड नहीं होती हैं वो सच्ची लगने लगती हैं, क्योंकि लोग उसी को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसी को रीट्वीट कर देते हैं, उसी को फेसबुक में चलाते हैं। और वो आजकल जो व्हाट्सएप है वो एक्चुअली ज़्यादा बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया है, जिसमें जो लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस मिलते हैं उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो खबर सही है कि जिस खबर में, जिस तथ्य में सच्चाई नहीं है, वो लगातार चलने की वजह से लोग उसे सच मानने लगते हैं। योगी जी, ऐसे में आप बताएं कि जैसे कि आलोक जी यहाँ पे बता रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में समस्या यह है कि फिल्टर करने के लिए कोई नहीं है। जैसा आलोक जी ने कहा कि डिजिटल का बहुत बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव के कारण इस आंदोलन को एक तरह की ताकत भी मिली है। एक जो ये विरोध प्रदर्शन से जो शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक पर जो लोग बैठे थे और एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन से आंदोलन की भूमिका में आ गया। उसमें डिजिटल में भी खास तौर पर जो मीडिया, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, जो मीडिया विदाउट एडिटर है, जिसमें संपादक नाम की संस्था नहीं है, जहां संपादन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि जहां पर संपादक हैं, जहां पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जहां तथ्यों की और की पड़ताल होनी चाहिए और तार्किक विश्लेषण होने चाहिए, क्या वो भी काम हुआ है या नहीं हुआ है, या ये सिर्फ एक इवेंट जर्नलिज्म बनकर रह गया है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब इवेंट कवर करना, और आंदोलन भी इवेंट बन जाए और रोजाना उसकी जो आंदोलन के जो रणनीतिकार हैं वो उस इवेंट में नई नई चीजें ऐड करें, नए नए प्रोग्राम्स ऐड करें, ताकि वो जो इवेंट जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं वो ठीक उसी प्रकार से उसको रिसीव करते जाए, उसी प्रकार से जनता के सामने उसको पेश करें। तो क्या एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑब्जेक्टिविटी कहां है इस सारे कवरेज में? क्या कभी तीनों जो सुधार बिल लाए गए, जो सुधार कानून बनाए गए, क्या उन तीनों के बारे में जो ऑब्जेक्शंस हैं, उन तीनों के जो प्रावधान हैं, उनके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन होता है? अभी हाल में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी ये बात हो गई है कि हमने देखा है कि किस तरह से बड़े पद पर बैठे एक चैनल के एंकर ने साफ तौर पर एक झूठी खबर फैला दी, और ऐसे में जबकि माहौल इतना संवेदनशील हुआ था 26 जनवरी के रोज, और उसमें ये बता दिया गया कि किसान को पुलिस की गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो ऐसे में सवाल वही उठता है कि फिल्टर करने की बात, कि यहाँ पर जबकि एक पूरा पैनल है, वहां पर एक संस्थागत तरीके से कार्य हो रहा है, तो क्या वहां भी फिल्टर अब नहीं हो रहा है? क्या जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं निभाई जा रही है? देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को अब पब्लिक डोमेन में है कि कहीं ना कहीं पत्रकार और पत्रकारिता या पत्रकारिता करने वाले इंस्टीट्यूशंस वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस इवेंट से, जैसा कि अभी आपने कहा इवेंट, अब ये खबर नहीं है, एक इवेंट हो गया। जब इवेंट हो गया तो उसमें पूरी तरह से खुद शामिल हो जाते हैं। उस शामिल में होने के बाद अब हर एक के अपने विचार हैं, और उस विचारों को, एक तो विचार है जो कि इंस्टीट्यूशन से मिलता है, कि आपको एक कहते हैं ना जैसे एडिटोरियल पॉलिसी। अब एडिटोरियल पॉलिसी उस संस्था की क्या है, उस एडिटोरियल पॉलिसी में क्या कार्डिनल्स हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कितनी दूर तक हमें उस आंदोलन में अपने विचारों को रखना है या सिर्फ तथ्यों को रखना है। तो अपने खबरों को, तथ्यों को, बजाय इसके कि उनको पहचान करें, उनकी सत्यता को जाने, वो ना जान करके वो जो एक माहौल की जो एक फीलिंग होती है उसको देने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। किसान आंदोलन के दौरान आपने किस तरह की भूमिका मीडिया को लेकर के देखी, और खासतौर पर जिस तरह से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो कुछ गलतियां हो जा रही है, टीवी मीडिया में कई बार ये कह दिया जाता था एक समय में कि हड़बड़ी रहती है, समय कम होता है और ऐसे में गलतियां हो जाती है, तो केवल आपको ये हड़बड़ियां ही नजर आ रही है, या फिर ये भी लगता है कि पीछे कहीं ना कहीं कोई विचारधारा भी चल रही होती है, और जो एंकर हो या रिपोर्टर हो, जो पत्रकार है, वो कहीं ना कहीं उसे भी पेश कर देता है एक जानकारी के साथ साथ? देखिए, जो कुछ भी पत्रकारिता है, इसकी बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे आलोक जी। देखिए, सीधी बात यह है कि अभी आपने कहा कि गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन आप ये जानते हुए कि नहीं मुझे कुछ इस तरह का करना है, ये पहले से आप प्रिपेयर्ड हो कि मुझे इस तरह के तथ्य मिले
मतलब आप चाहे ये मामला हो, चाहे सुशांत का मामला हो, आप उठा करके देख लीजिए जी। एक आपका मीडिया में आज की तारीख में ईमानदारी की बातें हैं। हम भी 40 साल पत्रकारिता में रहे हैं। हम एक चीज जानते थे कि पुट योर आई बिहाइंड, पुट यू बिफोर आई। जी। हम व्यक्तिगत रूप से क्या है, हम राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सेंट्रल डेमोक्रेट हैं, मतलब इससे नहीं होता। अगर मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि सच दिखाया जाए, वो प्रिय है या अप्रिय है इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बहुत सच भी है तो आप एक देखिए, समाज के प्रति आपकी जवाबदेही जो है, कई बार वो जरूरी नहीं है कि आप एक गंदे सच को दिखाएं। हम सब इस बात से प्रतिबद्ध हैं, सबसे पहले हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है जी। अगर ये धारणा मालूम है, हर पत्रकार को छोड़ दीजिए, एक गांव का सामान्य आदमी भी जानता है कि इस बात को कहने से क्या हो सकता है। बिल्कुल। और जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, कोई आज की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो एक नागरिक के तौर पर तो जिम्मेदारी है कि पत्रकार के तौर पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब जो समय है, अगर वो संवेदनशील है, कोई इस तरह की घटना पेश आ रही है। यहाँ पर हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रिंट मीडिया को लेकर के कि प्रिंट मीडिया को अभी भी टेलीविजन के तुलना में अभी भी गंभीर पत्रकारिता माना जाता है। उसमें किसान आंदोलन को लेकर आपने किस तरह का कवरेज देखा है? क्या वहां पर तथ्यपरक कवरेज हुई है या वहां पर भी इस तरह की खामियां आपको पत्रकारों की तरफ से होती हुई नजर आई है? देखिए, मैं दोनों ही चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा। एक तो प्रिंट मीडिया में अब ये बात समझनी चाहिए कि एक समय था जब अखबार आज की ताजा खबर ये बोल के बेचे जाते थे। उस समय ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर जो था वो अखबार पर था, और जो एनालिसिस आए हैं उसमें दोनों तरह की बातें प्रिंट मीडिया में ज्यादा संतुलित दिखी हैं। हालांकि बायस वहां पर भी है, पक्षधरता वहां पर भी दिखाई दी है, मगर मुझे लगता है कि एक जो विश्लेषण होना चाहिए था, जो मिसिंग है, कि किसी चीज को अगर आप आंदोलन कहते हैं तो उस आंदोलन की व्याख्या क्या करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन की कसौटियां क्या होती है? जैसे मुद्दा, तो आप उस मुद्दे की बात करते थे, वास्तव में मुद्दा है। अगर मुद्दा होता और जो लोग गए हैं बात करने उनको मुद्दा पता होता तो 10 बार वार्ता विफल नहीं होती। एक की बजाय 2 व्यवस्था देने की बात हो, उसमें कुछ ले लेने की बात, ऐसा परिभाषित करने की में जो सफलता मिली लोगों को, वो ये समझ में आता है कि कुछ उल्टी चाल चलने वालों ने सीधे साधे किसानों को पट्टी पढ़ाई है। क्योंकि इसी तरह का काम आप ये देखिए मीडिया में, मतलब ये एक, अगर आप इसे कहें सच की नाव है, तो सच की नाव पर झूठ के सौदागर सवार हैं, ये कई जगह दिखाई देता है। साख में सुराख हुआ है, ये दिखाई देता है। सीएए, ये जो नागरिकता संशोधन वाली बात थी, उसमें भी नागरिकता देने की बात थी, नागरिकता लेने की बात नहीं थी। मगर दोनों ही मामलों में दिल्ली को बंधक बनाने की बात, कुछ लोगों को बरकलाने की बात, समाज को जातियों और धर्म के आधार पर लड़ाने की ये बात हुई। तो हमने जिस विश्लेषण की बात की, ये मैंने 2 पैरिटी के लिए आपके सामने रखे हैं 2 मॉडल्स। इसमें जो व्याख्या होनी चाहिए थी कि पहली बात तो मुद्दा क्या है, मुद्दा नहीं था। बिल्कुल। तो रामकृपाल जी, ये विश्लेषण साफ तौर पे होते हुए आपने मीडिया में पाया है, चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक की करें या प्रिंट की करें, या फिर घटनाओं और उन चीजों पर ज्यादा जोर रहा है? देखिए, मेरा एक बड़ा सिंपल सा कहना है कि आप मेरी क्या राय है, मेरी अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम पब्लिक मीडियम नहीं है। अगर आप अपने को एक्सप्रेस करना है तो आप किताब लिखिए, उपन्यास लिखिए। देखिए, आपको राइटिंग है, नॉवल राइटिंग कीजिए, आप पेंटिंग बनाइए, स्कल्पचर बनाइए, थिएटर कीजिए, लेकिन जो पब्लिक मीडियम है वो आपका अपना ये नहीं है कि माल तुम्हारा मर्जी मेरी। देखिए, ये गलत चीज है। वहां ज्यादा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप अपनी रुचि को दरकिनार रखिए। अगर आपको अपने के बारे में एक्सप्रेशन करना, अपनी राय देनी है, तो जाइए ना, निकालिए मैगजीन, आप कोई मैगजीन निकालिए, खेती कीजिए, जो मर्जी हो कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, मैं एक बात बताऊं, हमको सोशल मीडिया से उतना डर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया अनगाइडेड मिसाइल है, जनता जानती है। उस पे आप 1000 झूठ बोलिए, कुछ लोग जरूर उस पर आ जाएंगे। नहीं,
लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जाती है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, इन पर जनता भरोसा करती है जी, वो मान के चलती है। तो लेकिन एक जो आजकल ये हो गया है कि पहले आप तथ्य नहीं बताएंगे, आप शुरुआत ही विश्लेषण से करते हैं अपनी राय से, और ये जितने बड़े बड़े सवाल, मैं देखिए बहुत दुख के साथ कहता हूँ, मैंने भी एक लंबा दौर देखा है और मेरे भी अपने मेरी विचारधारा रही है, लेकिन मैं उस विचारधारा को सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले पान की दुकान पर रख देता था जी जी, और एक प्रोफेशनल की तरह मैं 8 घंटे 10 घंटे काम करता था, और वहां लौट करके उसके बाद मैं क्या हूँ, मैं वामपंथी हूँ, फलाना हूँ, ढकाना हूँ। आज की तारीख में आप देखिए तथ्य आता ही नहीं है। ये बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि यही पत्रकारिता के दौरान पढ़ाया और सिखाया भी जाता है कि आप अपनी विचारधारा को बाहर रखेंगे, आपको न्यूज़ देना है, आपको व्यूज़ नहीं देना है। आज के दौर में चूंकि आप माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं और नई जो पौध है पत्रकारों की वो तैयार हो रही है वहाँ पर, तो ऐसे में आप बताएं हमें कि किस तरह की चर्चा वहां पर है या किस तरह से उन्हें सिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप जो थ्योरी में है, हमें जो हमने सीखा है वो बता भी रहे हैं, तब भी वो टेलीविजन पर कुछ और देख रहे हैं। जी, जब हम ये सब बातें करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, अनबायस की बात करते हैं, तो जो हमारा विद्यार्थी है, जो पत्रकार बनने वाला है, वो भी हमारी तरफ आश्चर्य से देखता है, क्योंकि वो जो देख रहा है प्रैक्टिस में, जो रोजाना की प्रैक्टिस में देख रहा है, वो तो उसको दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और खासतौर पर जैसा हितेश जी ने कहा कि किसान आंदोलन बना या आंदोलन के क्या मापदंड होने चाहिए, उसके मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों की कोई बात हो रही है या नहीं हो रही है, यह हम स्पष्टता से देख सकते हैं। आप रोजाना टेलीविजन पर बहुत बड़ा समय जो है, बहुत ज्यादा समय इसको दिया जा रहा है, इस घटना के कवरेज को या इस विरोध प्रदर्शन के कवरेज को, लेकिन क्या उसके अंदर तथ्यों की पड़ताल होती है? क्या उसके अंदर अभी तक एक बार भी ऐसा हुआ है कि कौन से 37 संशोधन थे जो किसानों ने कहे, कौन से 3 जो कानून हैं उनके क्या प्रावधान हैं, कौन से वो अंदेशे और आशंकाएं हैं जो कि बेवजह खड़े किए जा रहे हैं, क्या उनका कोई विश्लेषण हो रहा है? क्या लोगों को जागरूक करने का, जैसे एक जो टू इन्फॉर्म और टू एजुकेट जो हमारे मीडिया का जो एक उद्देश्य हुआ करता है, क्या वो कोशिश हो रही है कहीं पर? तो ये इसके साथ ही आलोक जी एक और स्थिति बनती जा रही है कि हम देख रहे हैं मीडिया का ही एक धड़ा मीडिया के एक दूसरे धड़े को उसको नकारने की कोशिश कर रहा है या उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। किसान आंदोलन में ही हमने देखा कि कई मीडिया कर्मियों का जो है उन लोगों ने एक तरह से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उन्हें आने नहीं देते थे, बात तक नहीं करते थे। ये ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। तो क्या मीडिया के अंदर ही एक जंग छिड़ गई है आपस में एक दूसरे से? पिछले, अब ये एक ऑब्जेक्टिविटी की बात कही, एक मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, या हम लोगों ने भी अपने इतने वर्षों के साथ पत्रकारिता करी, उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जी। लेकिन उस ऑब्जेक्टिविटी में आप ये देखिए कि जो आज हमारा सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, वो आज पोलराइज्ड है। ये तो मानेंगे हम, वो एक ओपिनियटेड है। मतलब ये मैं कहूं कि वो पोलराइज हो शायद ज्यादा कड़ा शब्द होगा, लेकिन ओपिनियटेड है, यानी कि हर एक के पास एक अपनी ओपिनियन। वो ओपिनियन का फॉर्म करने का क्या उसका तरीका, ये किसी को नहीं पता। मेरी एक ओपिनियन है, जैसे कि अभी आपने बताया कि किसान आंदोलन के 3 पास हुए बिल, उसमें 3 जो मेन मुद्दे हैं 3 बिलों के, जिसको लेकर पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन में अभी तक शायद इस बार में कोई भी किसी भी डिबेट में कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि भाई ये अगर संशय है तो उसका समाधान क्या है जी। अगर कोई संशय है तो उसका समाधान भी होगा, लेकिन समाधान के बारे में बात नहीं हो रही। उस बिल को लेकर डराने की बात या उस बिल के से ऐसा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन जो ओपिनियन है वो फॉर्म करने के कौन लोग हैं, वो ओपिनियन, जैसे कहते हैं ना, ओपिनियन एक तो मेकर्स होते हैं जी, जी। यानी कि मैं एक प्रबुद्ध नागरिक हूं या प्रबुद्ध विचारक हूं और मेरी एक ओपिनियन है, वो सही है गलत है मेरी ओपिनियन है, लेकिन यहाँ तो ओपिनियन वो लोग दे रहे हैं जिनके पास कोई विचार ही नहीं है, जिसकी, और चूंकि समाज बहुत बड़ा है, रामकृपाल जी जैसा भी कह रहे थे कि 3 पब्लिक प्लेटफॉर्म अगर हैं, रेडियो है, अखबार है या टेलीविजन है, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, लेकिन अब माने या ना माने
डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया है जी। बहुत सारे लोग जिस प्रकार की डिबेट्स टीवी में होती हैं, जिस प्रकार का कवरेज होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है जिसका आपने भी जिक्र किया कि लोग बात ही कह रहे हैं ये वाला टीवी चैनल या ये वाला अखबार ये है और उससे जुड़ा हुआ पत्रकार ऐसा है। ये जो समाज में इस तरह की जो भावनाएं फैली हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बात तो सही होगी कि कहीं ना कहीं वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो अखबार हैं या टीवी चैनल्स हैं उनकी एक ऐसी छवि बन के आ गई है या उनकी छवि उनके पॉलिसीज की वजह से है या उनमें काम करने वाले कर्मियों की वजह से, ये कहना मुश्किल है, लेकिन छवि बन गई है और उस छवि का कारण है कि मीडिया लोग धड़ों में दिखाई देते हैं कि ये ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। और इसलिए आपने देखा जिसके बारे में जिक्र किया कि किसान आंदोलन ने कुछ पत्रकारों से कहा इनसे हम बात नहीं करेंगे, या चोर हैं, या ये फलाने मीडिया वाले हैं, या ये सरकारी तंत्र है। ये आप इस तरह तो इसमें कहीं ना कहीं ये मीडिया को भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें जो अगर सच्चाई है या नहीं है तो उसका भी जवाबदेही उनकी हानि। इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि क्या मीडिया भी धड़ों में बढ़ गई है और एक तरह से जो जनता है जिसने कुछ मीडिया को नकारना भी शुरू कर दिया है उनके जहन में एक तरह से ये बातें बैठाई गई हैं। धरती गोल है तो ये गैलीलिज्म नहीं है जी। ये धरती की सच्चाई है, व्यक्ति की सच्चाई नहीं है। मेरा कहना है कि न्यूनतम वो तथ्यों को जो हुआ ही नहीं, या और भी उदाहरण दे रही थी, एक आदमी कोई भी हो, मैं कहता हूं तो मैं बड़ा ट्रेनी जर्नलिस्ट हूं, मुझे अगर एक चीज मैं कहने जा रहा हूं कि ये गोली चली है तो आप ये बताइए कि इसमें कोई बहुत बड़ी विद्वता नहीं है। गांव के एक आदमी से पूछिए कि भैया तुझे पता कैसे था, तूने पता किया था जी। ये कोई एकेडमिक बहस की बात नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि मैं घर से निकला हूँ, ये सोच के निकला हूँ, मैं पूरी जब से 40 साल से मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको कर दूं, कैसे इसको अपनी औकात दिखा दूं। तो सवाल इस बात का है बायस होकर के जी। आप चाहे विद्वान हो, देखिए विद्वता गरीब को भी आती है, जेब कतरा भी विद्वान होता है, वो भी दिमाग, वो भी बुद्धिजीवी है, वो जेब काट लेता है। आप भोजन पकाती भी है, शरीर को जलाती भी है। बुद्धिमान होना नैतिक होना की गारंटी नहीं है, ईमानदार होने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कि ईमानदार होइए, ईमानदार होने आपके खिलाफ। बिल्कुल, और एक पत्रकार की जो साख है वो तभी तक बनी रह सकती है जब वो ईमानदारी से जो पत्रकारिता है वो करे। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो किसान आंदोलन है उसके कवरेज के बारे में बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह का कवरेज हुआ है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कवरेज में हिंदुस्तान के प्रति वेस्टर्न मीडिया का वैसे ही बायस है और खास तौर से जो प्रेजेंट सरकार है उसको लेके तो वेस्टर्न मीडिया में बायस वैसे ही है जी जी। हिंदुस्तान में किसी भी, हाँ आपको मैं इस किसान आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, जब हिंदुस्तान में कोविड पेंडेमिक आया तो वेस्टर्न मीडिया ने किस तरह की बातें लिखी हिंदुस्तान के बारे में? ये तमाम ऐसी बातें लिखी जो इतनी गैर जिम्मेदार थी, जो तथ्यों से परे थी और जो ये भी पता नहीं था कि ये ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से कंडेम कर दिया था। हिंदुस्तान के सरकार के पास, हिंदुस्तान के लोगों के पास इस कोरोना से लड़ने की कोई ताकत नहीं है, ना मालूम कितने लोग मर जाएंगे। आज अगर आप देखिए उसी वेस्टर्न मीडिया ने जो इतने सारे प्रोजेक्शन दिए थे कोरोना को लेके, आज वही भारत उसी कोरोना से ना कि अपनी आत्मनिर्भर वैक्सीनें निकाली, आज इतने सारे कम से कम शायद लगभग 3 मिलियन के आसपास लोग वैक्सीनेट हो गए और कई देशों को वितरित भी किया, वैक्सीनें दी जा रही हैं, मास्क से लेकर वेंटिलेटर से लेकर। ये माना कि जिस समय कोविड आया था उसमें भारत उतनी तैयारी से नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने इस पूरे पैंडेमिक को हैंडल किया आज वही वेस्टर्न मीडिया उसकी तारीफ लिख रहा है। यही किसान आंदोलन के साथ भी है कि एक बायस से शुरुआत ही वेस्टर्न मीडिया की एक बायस से होती है, यानी कि वो पहले ही कंडेम आपको कर देते हैं, आपको पहले ही बता देते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है और यहाँ सही हो ही नहीं सकता। तो वेस्टर्न मीडिया, क्या आपका भी नजरिया ऐसा ही है इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जिस तरह के किसान आंदोलन की कवरेज हुई है?
साफ साफ उसमें समझ में आ रहा था कि पहले ही वो बता देना चाह रहे थे कि जो सरकार है वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो सरकार है वही लगातार बातचीत कर रही है, 11 दौर की बातचीत जो है वो सरकार ने की है और कई प्रस्ताव भी रखे हैं, लगातार बातचीत के मोड में है। भारत के वामपंथी और वहां दोनों जगह पर एक सिनर्जी दिखाई देती है, मीडिया के स्तर पर भी। दूसरा एक उदाहरण है, बीबीसी का नाम लेकर मैं कहता हूं, बीबीसी ने एक कार्टून भी प्रकाशित किया था, बाद में खबर भी थी। कार्टून ये था कि जिस समय ये पेंडेमिक आया तो जब ये हुआ कि सबको मास्क लगाना अनिवार्य है, तो उन्होंने एक कार्टून के माध्यम से ये प्रदर्शित किया, तो भारत के भूखे नंगे लोगों का देश है और अगर मास्क लगाने पड़े तो सब लोगों के पास पहनने के कपड़े भी कहां बचेंगे, इस तरीके का चित्रण किया। परंतु हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी यही कहा कि अपने डॉक्टर्स को अगर नहीं दिया और बाहर दे दिया तो इनके लिए तो दवा की कमी पड़ जाएगी। मगर अगले दिन वही ब्रिटेन जहां से बीबीसी चलता है, वो दवा के लिए हमारे सामने हाथ पसारे खड़ा था, बीबीसी ने उसकी खबर नहीं दी। तो आप ये देखिए कि सीधा सीधा जब उन्हें अपनी असलियत मालूम है, भारत की ताकत मालूम है, मगर इस ताकत को का संज्ञान लेने से, इसे रिकॉग्नाइज करने से वो घबराते हैं। घरेलू मीडिया वो भी एक तरह से पिछलग्गू बन जाता है और उसका असर भी किस तरह से रहता है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप बताएं। ये एक वैचारिक सिनर्जी है जो कि दिखाई देती है अमेरिका से लेकर, ब्रिटेन से लेकर, यूरोप के अखबारों से लेकर और भारत के बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे टीवी चैनलों में ये सब दिखाई देता है। इस प्रकार से विद्वान एंकर जो हैं वो अपने टेलीविजन चैनल पर कह रहे थे कि एम्बुलेंस में अगर वेंटिलेटर नहीं है तो एम्बुलेंस ही नहीं है किसी काम की। इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के डर भय पैदा किए गए और आप लगातार देखेंगे कि ये एक चलन चल गया है कि डराकर लोगों को और ये एक माहौल बनाना है। बिल्कुल जो आलोक जी, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज है उसके बायसनेस पर जिस तरह से बताया आपने भी कहा, क्या इसी तरह से जब वहां पर कोई बात छप जाती है उसके बाद यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक धड़ा उसी को वापस से कोट करके बताता है, भाई देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है, हमारी छवि खराब हो रही है, वॉशिंगटन में यहाँ पर ये छपा है, हमारी छवि खराब हो रही है। तो उसी का फॉलो अप इस रूप में फिर से यहाँ पर भी होने लगता है। देखिए, खबर लिखने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर इन बड़े अखबारों के, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो गार्डियन हो या इस तरह के तमाम सारे और अखबार, उनके सबके लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और हिंदुस्तान में वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिपोर्टर जो फॉरेन ओरिजिन के हैं, बहुत सारे रिपोर्टर जो उन अखबारों में हिंदुस्तान में काम करने वाले इंडियंस भी हैं। ठीक। और अल्टीमेटली जो खबर है वो एक प्रकार का एंगल देने की जो पेशकश है वो उन मीडिया जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं उनका एक तरीका है। वो एक हिंदुस्तान की खबर एक पर्टिकुलर तरीके से चाहते हैं। जी। उनको वो खबर नहीं चाहिए जो हम जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ सामने रखे, यानी कि दोनों पक्ष रखे जाएं। जी। वो दोनों पक्ष नहीं, वो पक्ष देखेंगे जिस पक्ष में कमजोरी है और उस पक्ष के बारे में कभी बात नहीं होगी जिस पक्ष का आपको जिसमें पक्ष आपका पलड़ा भारी है। जी। वही कहते हैं ना कि वो ग्लास हाफ फुल और या ग्लास हाफ या ग्लास फुल। तो यहाँ पे वो ग्लास अगर हाफ है तो उस ग्लास हाफ को सिर्फ इसी तरह से नजर से देखेंगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। बहुत सारे लोग जो हैं अगर तथ्यों पे ना जाके सिर्फ फॉलो अप करना चाहते हैं और उनका बेसिस ये है कि दूसरे अखबार में चूंकि ऐसा छपा है तो उसी अखबार के बेसिस पे अपनी भी रिपोर्ट बनाना, ना कि अपने तथ्यों को टटोलना और उसके बेस पे अपनी रिपोर्ट बनाना। तो ये चलता आ रहा है और ये चला जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे जैसा कि बात हो रही है ये वो एक वैचारिक, जिसे कहना चाहिए ना, एक विचार का, उसमें उस तरह का विचार को ही हमें बढ़ावा देना है, वो उसमें झलकता है। बिल्कुल। तो रामकृपाल जी, आपको लग रहा है कि मीडिया की आज की ये जो स्थिति है जिसमें तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष के साथ हो लेता है, अपना उसका एजेंडा होता है कई बार, और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग न करके कई बार उसमें उसका जो खुद की उसकी विचारधारा है वही हावी होने लगती है, तो ऐसे स्थिति में इससे सुधार की गुंजाइश निकट भविष्य में क्या आपको नजर आती है? पहली बात तो जिसको हम लोग पत्रकारिता कहते हैं ना, कई बार बड़ा एक वो हो गया है कि हम जो विचार है, विचार पक्ष को लेकर के पत्रकारिता मानने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि पत्रकारिता, असली पत्रकारिता है खबर, जिस रूप में इंफॉर्मेशन इन द रियल टाइम, इन द रियल फॉर्म। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, तथ्य दो तो हो नहीं सकते। धरती अगर गोल है
तो मैं जैसा मैंने कहा, वामपंथियों के लिए भी गोल है, दक्षिणपंथियों के लिए भी गोल है। सूरज अगर निकलता नहीं है, डूबता नहीं है, तो सच ये है, आप किसी विचारधारा के हो, आप उसको मानते हैं कि नहीं? दैट इज ट्रुथ। तो मेरा ये कहना है कि विचार की गुंजाइश रहती है, लेकिन अखबार जिसको हम न्यूज पेपर कहते हैं, व्यूज पेपर नहीं कहते, वो बेसिकली जानकारी के लिए है। और जानकारी भी, अब मैं फिर यही कहता हूं कि हर जानकारी को, हर सच्चाई को इस कसौटी पर ये कसा जाना चाहिए कि ये सच्चाई समाज के हित में है, दिखाना या नहीं है। एक बात मैं बता दूं, गांधी जी से एक बार किसी ने पूछा कि अगर कोई गाय भाग रही है और कसाई उसके पीछे है और गाय किसी गली में छुप जाती है और आपने देखा हुआ है, और कसाई आपसे पूछता है कि एक गाय जा रही थी, किधर गई, तो आप क्या बताएंगे? दाहिने मुड़ी से दाहिने बताएंगे? गांधी जी ने कहा नहीं, मैं कहूंगा बाएं मुड़ी है। उस समय मैं सच्चाई उसको नहीं बताऊंगा, और उस समय सच्चाई न बताना ही सबसे बड़ा सत्य है। विचारों को थोपने के बजाय जो तथ्य है उसे देना चाहिए जनता को, और यही आशा जनता करती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए रामकृपाल जी, आलोक जी और हितेश जी और योगी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से आप सभी मीडिया से जुड़े रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं, और इसके बावजूद मीडिया की आज की जो स्थिति है उसे लेकर एक चिंता है हर किसी को, ताकि जो मीडिया की साख है उसे धक्का ना लगे, क्योंकि मीडिया की जो साख है वो बरकरार रहनी चाहिए, जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि यही मीडिया जो है लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क, जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता, जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। किसान, बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।